हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिविर कॉमर्स क्लास। आज हम कर रहे हैं हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसके लिए मैं आपको टी.आर. जैन, वी.के. ओहरी की बुक्स को रिकमेंड करूंगी। ये है लेटेस्ट बुक 26-27 की, और मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं वो इसी बुक से बनाए हुए हैं। तो आप मेरे नोट्स और बुक रीडिंग दोनों अपना कंटिन्यू रखिए, ठीक है। मैं इसको समझाते दूंगी, लेकिन आपको डिटेल्ड जो पढ़ना है वो बुक से ही पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम इज सम ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। इसमें मैंने दो टर्म को हाईलाइट किया हुआ है, फैक्टर इनकम्स और नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो समझेंगे कि हम फैक्टर इनकम्स क्या होते हैं और नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं। डेफिनेशन में तो हमने पढ़ लिया, आप सुनते रहते होंगे कि हमारे देश की इनकम क्या है, देश की इनकम क्या है। जैसे आप अपनी इंडिविजुअल इनकम निकालते हैं, उसी तरीके से देश की इनकम भी निकलती है। आपकी कंट्री की भी इनकम देखी जाती है कि एक अकाउंटिंग ईयर में, एक 1 ईयर में आपको कितनी इनकम हुई है। आप भी तो, हम भी तो अपनी रियल लाइफ में देखते हैं ना कि हमको एक साल में कितनी इनकम हुई है। इसी तरीके से एक देश को भी, एक कंट्री को भी क्या करना पड़ता है, अपनी इनकम को निकालना पड़ता है। तो इस निकालना तो हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन इसमें हम क्या सीखेंगे कि नेशनल इनकम होती क्या है ना। किसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो दो टर्म निकल के आती हैं, फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो लिखा हुआ है, दिस डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम हैज टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, नेशनल इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम्स ओनली। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमें फैक्टर इनकम को समझना है। हम नेशनल इनकम में किसको इंक्लूड करेंगे, फैक्टर इनकम को, और जो किसने अर्न की हो, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने। तो दो टर्म अगर हमें समझ में आती हैं, तो फैक्टर इनकम को इंक्लूड करना है, वो भी अर्न किसने की हो, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने की हो। तो सबसे पहले हम फैक्टर इनकम समझेंगे कि फैक्टर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट मेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन जो पेमेंट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, फैक्टर इनकम, है ना। वो किसी न किसी की क्या बनते हैं, इनकम बनते हैं। टू द हाउस होल्ड ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन for the use of their factor services. Factor incomes are classified as under compensation of employees, rent, interest और profit। हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था फैक्टर इनकम और फैक्टर सर्विसेज, है ना। रियल फ्लो और मनी फ्लो पढ़े थे हमने। तो हाउस होल्ड होता है और एक प्रोड्यूसर होता है। तो हाउस होल्ड के पास क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज होती है। कौन कौन सी फैक्टर सर्विसेज होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। उन चार फैक्टर सर्विसेज के बदले प्रोड्यूसर क्या देता है, उसको फैक्टर इनकम देता है ना। तो यहाँ पर हमें पूरे कंट्री की जो हाउस होल्ड्स हैं और पूरे कंट्री की जो प्रोड्यूसर यूनिट्स हैं, उन सबको क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो उन सबका हम क्या देखेंगे कि वो, उनको कितनी इनकम हो रही है ना। प्रोड्यूसर को कितनी इनकम हो रही है और हाउस होल्ड को कितनी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इन दोनों को मिला के हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। पहले तो हमें ये समझना है कि फैक्टर इनकम में हमें किसको इंक्लूड करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, है ना। क्योंकि प्रोड्यूसर यूनिट्स इन चार फैक्टर सर्विसेज का यूज करके क्या करते हैं, एक गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, और उस प्रोडक्शन से फिर वो जो अर्न करते हैं उसके बदले हाउस होल्ड को पेमेंट करते हैं, है ना। तो इसमें हम फैक्टर इनकम समझ चुके हैं। फैक्टर इनकम में हम किन चीजों को मानेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को, है ना। अब आती है बात इसकी ट्रांसफर इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कोई चीज गिफ्ट कर दी, है ना। आपको किसी ने कोई डोनेशन दे दिया, तो वो इनकम नहीं मानी जाती है वो, क्योंकि आपने उसको कोई फैक्टर सर्विस नहीं दी थी, और सामने वाले ने आपको गिफ्ट दी, चैरिटी दी, डोनेशन दिया। तो इस तरीके की इनकम को हम ट्रांसफर इनकम में इंक्लूड करते हैं, और वो देश की इनकम में काउंट नहीं की जाती है, क्योंकि जैसा हमने समझा है कि फैक्टर इनकम को ही हम काउंट करते हैं। तो फैक्टर इनकम किसके बदले मिलती है, फैक्टर सर्विसेज के बदले। टू लेटरल होता है ये, बायलेटरल होता है, यूनिलेटरल नहीं होना चाहिए। अगर यूनिलेटरल है तो फिर वो काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर आपने, किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, तो आपने तो उसको कुछ नहीं दिया है, तो ये क्या है, यूनिलेटरल है, वन वे है। इसलिए इस तरह की इनकम को हम काउंट नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा कि दो तरह की पेंशन होती है, एक होती है ओल्ड एज पेंशन, और एक होती है आपकी एक होती है रिटायरमेंट पेंशन, और एक होती है ओल्ड एज पेंशन। तो ओल्ड एज पेंशन वन वे होती है, गवर्नमेंट ने आपको आपकी लाइफ की कन्वीनियंस को करने के लिए आपको पेंशन दी हुई है। लेकिन
जो रिटायरमेंट पेंशन होती है वो कैसी होती है, टू वे होती है। आपने कहीं ना कहीं प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को क्या दिया है, सर्विसेज दी थी, इस रिगार्डिंग में वो आपको क्या दे रहा है, रिटायरमेंट पेंशन दे रहा है ना, तो वो इनकम काउंट की जाती है। तो अब पढ़ते हैं, हम डिफरेंस पढ़ते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि फैक्टर इनकम को हम काउंट करेंगे, इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, और ट्रांसफर इनकम को हम काउंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले और डिटेल समझ लेते हैं कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड ने क्या दिया हुआ है, फैक्टर सर्विसेज दी हुई है, उसके बदले क्या मिला है उसको, फैक्टर इनकम मिली हुई है। इट रिफर्स टू दोज इनकम्स विच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन द फॉर्म ऑफ हेल्प, चैरिटी एंड डोनेशन, है ना। एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है चैरिटी एंड डोनेशन, है ना। तो इस तरीके की इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम बोलते हैं इस तरह की इनकम को हम। नेचर, रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, इनको जो रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट वगैरह मिल रहा है वो किसके बदले मिल रहा है, फैक्टर सर्विसेज के बदले मिल रहा है। बल्कि और जबकि इसमें इट इज नॉट रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, इसको फैक्टर सर्विसेज के बदले नहीं मिल रहा है, ये तो यूनिलेटरल है, वन वे है। कंसेप्ट, इट इज बायलेटरल पेमेंट, ये कैसा होता है, बायलेटरल होता है, क्योंकि हाउस होल्ड क्या देगा, फैक्टर सर्विसेज देगा, जिसके रिगार्डिंग प्रोड्यूसर यूनिट्स उसको क्या देंगी, फैक्टर इनकम देंगी, है ना। ये आप बोल सकते हैं फैक्टर पेमेंट्स करेंगे। इट इज यूनिलेटरल, ये सिंगल वे होता है, एक साइड से होता है। कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, दीज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, मैंने आपको बताया था कि फैक्टर इनकम को हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, जबकि ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं की जाती है। क्योंकि क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि वो फैक्टर सर्विसेज के बदले नहीं मिली है, आपने कोई सर्विस नहीं दी और सामने वाले ने आपको क्या दिया है, चैरिटी, डोनेशन या गिफ्ट कुछ दिया हुआ है। कौन सी चीजें इंक्लूड होती है फैक्टर इनकम में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, और इसमें किस तरह की इनकम होती है, गिफ्ट्स, चैरिटी, डोनेशन एक्सेट्रा। तो ये जो है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसको आप कर लीजिएगा। और आगे है आपका, अब जैसा एग्जाम्पल देखते हैं कि हम किसको नॉर्मल रेजिडेंट्स बोल सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई फैक्टर इनकम, अगला टॉपिक है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट्स किसको बोलते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट किसको बोलते हैं, अ नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी वन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर 1 ईयर, जो ऑर्डिनरी क्या रह रहा है, 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहा है, एंड मोर, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। देखिए ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाली बात आती है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये बहुत मेन टर्म है इसकी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। तो जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपकी कंट्री में लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका ये कंट्री है, ठीक है, आपका ये कंट्री है, आप अपने कंट्री में रह रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, तब तो है ही वो आपकी कंट्री की इनकम। लेकिन अगर आपकी कंट्री किसी दूसरे कंट्री में, किसी अदर कंट्री में, है ना, आप किसी अदर कंट्री में जाकर भी अगर अर्न कर रहे हैं और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है, अपनी कंट्री में, अपने इंडिया में लाई कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे। क्योंकि इस मिस्टर ए हैं, जैसे मिस्टर ए कहाँ रह रहे हैं, यूएसए में रह रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए अर्न कर रहे हैं, अपनी इंडिया के लिए अर्न कर रहे हैं, तो उनको हम मिस्टर ए को क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे, क्योंकि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या कहाँ लाई करता है, अपने यहाँ लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने देखा होगा क्रिकेटर्स वगैरह हैं, ये क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जाते हैं, भले ही किसी दूसरी टेरिटरी पर ये अर्न करते हैं, किसी दूसरी टेरिटरी पर अर्न करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अब कहाँ लाई करता है, अपनी कंट्री में लाई करता है। अपना इंडियन बैंक है अगर कहीं दूसरी कंट्री में खुल गया है, तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करेगा, अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री के लिए कमा रहे हैं ना ये।
इंडिया के लिए कमा रहे हैं, तो ये क्या है, इन कौन कहलाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। तो इनकी इनकम को ही हम काउंट करेंगे, है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री का बंदा आपके यहाँ रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट दूसरी कंट्री में लाई करता है, तो वो क्या नहीं कहलाएगा, हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो रह तो रहा है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में लाई नहीं करता है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते, उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बोलते हैं। भले ही वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह रहा है, लेकिन अगर वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी दूसरी कंट्री में लाई करता है, तो उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बोल सकते। नॉर्मल रेजिडेंट वो होता है जो भले ही हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहा हो, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई होना चाहिए, लाई करना चाहिए, और भले ही वो हमारी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर नहीं रह रहा है, फिर भी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, आपकी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर लाई करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स बोलते हैं, है ना। तो क्लियर है। तो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं हम इसके, जिससे क्लियर हो जाएगा आपको और भी ज्यादा। पहला है इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना। अब चाइना में कोई इंडियन एम्बेसी है, तो है कौन, इंडियन, है ना। देखिए, ये है इंडिया, ये इंडिया है, और कोई इंडियन, चाइना में इंडियन एम्बेसी खुली हुई है ना। ये आपने देखा होगा, हर जगह, हर कंट्री में, हर कंट्री की क्या होती है, एम्बेसी होती है, हमारी इंडिया में भी है, दिल्ली में। तो यहाँ पर इंडियन एम्बेसी है, जहां पर कौन काम कर रहा है, एक इंडियन काम कर रहा है। तो इंडिया के बाहर जरूर रह रहा है वो, चाइना में, अगर हम देखें फिजिकल बाउंड्री देखें तो वो चाइना में रह रहा है, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है, हमारे इंडिया में लाई कर रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। अब आती है बात, इसको मैं पहले क्लियर कर दूं। दूसरा है अ चाइनीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ। एक चाइनीज टूरिस्ट है, और वो कहाँ कहाँ आया है, आपकी कंट्री में 2 महीने के लिए आया हुआ है ना। इंडिया में कौन आया हुआ है, चाइनीज टूरिस्ट आया हुआ है। तो वो भले ही हमारे यहाँ 2 महीने के लिए रह रहा है, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, चाइना में, है ना। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करेगा, चाइना में लाई करेगा, इसलिए वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, भले ही वो हमारे इंडिया के अंदर रह रहा है, 2 मंथ के अंदर ही रह रहा है, इसलिए हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बोलेंगे। थर्ड है इंडियंस गोइंग टू श्रीलंका फॉर वॉचिंग क्रिकेट मैच। देखिए, इंडियन कहाँ गए हुए हैं, इंडियन कहाँ गए हुए हैं, श्रीलंका गए हुए हैं, है ना। इंडियन कहाँ गए हुए हैं, श्रीलंका गए हुए हैं। तो श्रीलंका के लिए तो वो अर्न नहीं कर रहे हैं ना, किसके लिए अर्न कर रहे हैं, अच्छा वॉचिंग, भले ही वो वॉच करने के लिए गए हो या खेलने के लिए गए हो, लेकिन कहलाएंगे तो वो कौन, नॉर्मल रेजिडेंट। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि वो श्रीलंका में मैच जरूर देख रहे हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, हमारे देश के में, है ना, हमारे इंडिया में लाई करता है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे। फोर्थ है आपका फॉरनर्स वर्किंग इन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लोकेटेड इन इंडिया। फॉरेनर्स वर्क कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, भले ही इंडिया में वर्क कर रहे हैं। तो पहले रेज कर दूं। तो इंडिया में क्या बना हुआ है, WHO का एक ऑफिस है, WHO का एक ऑफिस है, लेकिन भले ही इंडिया में है लोकेटेड, लेकिन काम यहाँ पर कौन कर रहा है, फॉरेनर कर रहे हैं, है ना, फॉरेनर कर रहे हैं। तो उनका फॉरेनर का इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हमारे इंडिया में लाई कर रहा है, नहीं तो वो किसके लिए अर्न कर रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए अर्न कर रहे हैं, तो ये कौन नहीं कहलाएंगे, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे, भले ही हमारे यहाँ लोकेटेड है WHO और उसमें वर्क कर रहे हैं, लेकिन है तो फॉरेनर्स, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो किसी दूसरी कंट्री में लाई कर रहा है, इसलिए ये भी नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे। फिफ्थ है फॉरेनर्स विजिटिंग इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। फॉरेनर्स कहाँ पर आए हुए हैं, इंडिया में आए हुए हैं, हमारे इंडिया में फॉरेनर्स आए हुए हैं, किसके लिए,
मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं, तो वो भी नहीं है, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, उनकी कंट्री में लाई करता है, भले ही हमारे इंडिया में वो मेडिकल सर्विसेज के लिए आए हुए हैं। एन अमेरिकन सिटीजन विजिटिंग इंडिया फॉर अटेंडिंग अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस। एक अमेरिकन सिटीजन कहाँ आया हुआ है, इंडिया में आया हुआ है, किसके लिए आया हुआ है, बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में लाई नहीं करेगा, इसलिए ये भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। सेवेंथ है फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा एंड जापान। फॉरेनर्स वर्क कर रहे हैं कहाँ पर, इंडियन एम्बेसी में। बोले कि इंडियन एम्बेसी कहाँ पर लोकेटेड है, कनाडा और जापान में। जब कनाडा और जापान में लाई कर रहा है और वहां पर भी कौन काम कर रहा है, फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, भले ही इंडियन एम्बेसी है, लेकिन वो किस अपनी कंट्री के लिए अर्न कर रहे होंगे, है ना, तो ये भी क्या नहीं कहलाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। भले ही इसका नाम इंडियन एम्बेसी है, लेकिन इंडियन एम्बेसी ना तो लोकेटेड है और ना ही यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई कर रहा है, तो ये भी नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपका इंडियन वर्कर्स क्रॉसिंग द बॉर्डर्स रेगुलरली टू वर्क इन नेपाल, है ना। नेपाल में आपका माल जा रहा है, हमारे इंडिया का माल कहाँ पर जा रहा है, नेपाल में जा रहा है, तो नेपाल में जब हम माल भेज रहे हैं, लेकिन तो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है, क्या नेपाल के लिए अर्न कर रहे हैं हम, नहीं, हम अपने कहाँ के लिए अर्न कर रहे हैं, इंडिया के लिए अर्न कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स बोलेंगे, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है, हमारे इंडिया में लाई कर रहा है, भले ही हम नेपाल में गुड्स एंड सर्विसेज को दे रहे हैं। नेक्स्ट है, तो ये भी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएगा। नेक्स्ट है एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप जो है एम्बेसडर, इंडिया के एम्बेसडर हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है ना। नेक्स्ट है आपका रेस्ट ऑफ एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी कंट्री में आप क्या बने हुए हैं, आप इंडियन हैं, लेकिन कहाँ पर हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंडियन है, तो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे आप, क्यों, क्योंकि आप एक इंडियन है, तो ये भी इसमें काउंट होगा, है ना, आपका 10th वाला भी। अ जर्मन वर्किंग इन द डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ इंडियन मॉनेटरी फंड लोकेटेड इन इंडिया। एक जर्मन डायरेक्टर है और एक इंडिया में एक ऑफिस है, किसका, इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ बोलते हैं जिसको हम, और यहाँ पर एक कौन काम कर रहा है, जर्मन काम कर रहा है, तो क्या जर्मन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपकी कंट्री में लाई कर रहा है, नहीं, तो हमारा भले ही ये लोकेटेड कहाँ पर है, इंडियन मॉनेटरी फंड कहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है, लेकिन जो जर्मन है वो किसके लिए काम अर्न कर रहा है, जर्मनी के लिए अर्न कर रहा है, हमारी कंट्री के लिए अर्न नहीं कर रहा है, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। सम फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। कुछ फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जो कहाँ पर काम कर रहे हैं, लेस देन 1 ईयर के लिए आए हुए हैं और इंडिया में काम कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होंगे, क्योंकि तो 1 ईयर से कम के लिए आए हुए हैं, और कौन है ये, फॉरेनर्स है, तो इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे यहाँ लाई नहीं कर रहा है, तो ये भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। लोकल पीपल ऑफ इंडिया वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंडियन मॉनेटरी फंड इंडिया। देखिए इंडिया में ही लोकेटेड है आईएमएफ, और यहाँ पे वर्क भी कौन कर रहा है, इंडियंस ही वर्क कर रहे हैं, है ना। भले ही ये लोकेटेड किसी अदर कंट्री में होता, लेकिन अगर वहां पर इंडियंस वर्क कर रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाता है, आपका नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ये लोकेटेड इन इंडिया भी है, और जो है लोकल पीपल इंडियंस ही काम कर रहे हैं, तो फिर वो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। इसमें आप ये जो है 9th वाला एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी काउंट होगा, 9th वाला भी। 1, 3, 8, 9th और 12th, ये सब क्या है, आपके नॉर्मल नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, बाकी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे यहाँ लाई नहीं कर रहा है। तो ये मैं पार्ट 1 यहीं पर कवर करती हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है या आपको लगता है कि इसमें कोई अभी कमी है, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।